नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस दुनिया की जिसका नक्शा, जिसका मिजाज हर पल बदल रहा है। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो ये बताएगा कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर हो रही एक छोटी सी हलचल भी हम सबकी जिंदगी और जेब पर सीधा असर डालती है। कभी सोचा है कि जब भी हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं या घर के लिए गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो ये कीमतें हमेशा आसमान छूती हुई क्यों लगती हैं? ये सवाल सिर्फ हमारी बचत का नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा से भी जुड़ा है, और इसका जवाब हमारी गाड़ियों या रसोई में नहीं बल्कि हजारों मील दूर छिपा हुआ है। जी हां, इसका सीधा कनेक्शन है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से। ये एक बहुत ही पतला सा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को बाकी दुनिया से जोड़ता है। अब आप सोचेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए इस पूरी जियोपॉलिटिकल पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो हॉर्मुज़ को दुनिया का आर्थिक चोक पॉइंट क्यों कहते हैं? जरा सोचिए, ये हमारे शरीर की उस मुख्य नस की तरह है जिसके जरा सा दबने पर भी पूरे शरीर में खून का दौरा रुक सकता है। ठीक यही हाल वैश्विक अर्थव्यवस्था का है इस समुद्री रास्ते के बिना। ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर दिख रहा है 30%, ये वाकई चौंकाने वाला है। दुनिया का करीब करीब 1/3 कच्चा तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। अब मजे की बात देखिए, इसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका का करीबी सऊदी अरब। तो अब अंदाजा लगाइए कि यहां एक छोटा सा तनाव भी पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में कैसे आग लगा सकता है। और इसी को एक्सपर्ट्स की भाषा में कहते हैं ग्लोबल क्राइसिस या वैश्विक संकट। मतलब चिंगारी लगती है हॉर्मुज़ में, लेकिन उसका सीधा असर भारत में हमारे किचन के बजट पर पड़ता है। ये एक तरह का ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट है, जहां एक टुकड़ा गिरता है तो पूरी लाइन गिर जाती है। और ये काम करता है एक चेन रिएक्शन की तरह, जैसा कि यहां दिख रहा है। सबसे पहले हॉर्मुज़ में तनाव होता है, इससे तेल ले जाने वाले जहाज रुक जाते हैं। फिर दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई घट जाती है और दाम बढ़ जाते हैं। इससे डीजल महंगा होता है, जिससे ट्रकों का भाड़ा बढ़ता है और आखिर में सब्जी से लेकर साबुन तक हर चीज महंगी हो जाती है। तो सवाल ये है कि ऐसे हालात में भारत जैसा विशाल देश जिसकी ऊर्जा की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं, वो क्या करता है? बस यहीं से शुरू होता है कूटनीति का वो पेचीदा शतरंज का खेल, जहां हर एक चाल देश का भविष्य तय करती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक सुनहरा नियम है। यहां कोई हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यहां सिर्फ एक चीज स्थायी होती है, देश का हित। और भारत की विदेश नीति ठीक इसी यथार्थवादी सिद्धांत पर चलती है। भारत ने हमेशा से किसी एक खेमे में बंधने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को चुना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस यूक्रेन संकट है। जब पूरी दुनिया दबाव बना रही थी, तब भी भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को ऊपर रखते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए सिर्फ एक या दो देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रूस और ईरान जैसे देशों के साथ मजबूत रणनीतिक रिश्ते बनाना इस कूटनीतिक शतरंज में एक बहुत ही समझदारी भरी चाल है जो हमें भविष्य के ऐसे संकटों से बचा सकती है। लेकिन चुनौतियां सिर्फ दूर के समंदर में ही नहीं है। असल में हमारे अपने पड़ोस में भी एक आग सुलग रही है और उसका धुआं हम तक भी पहुंच सकता है। हमारे पड़ोस में हालात काफी गंभीर हैं। प्रशांत धवन जैसे रक्षा विशेषज्ञ ये चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है वो एक बड़े युद्ध का रूप भी ले सकता है। और इस मुश्किल माहौल में भी भारत का स्टैंड हमेशा मानवता के साथ रहा है। जब हाल ही में काबुल के एक अस्पताल पर हमला हुआ तो भारत ने साफ शब्दों में इसकी निंदा की, क्योंकि हमारा मानना है कि स्कूलों और अस्पतालों पर हमला करना किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। ये इंसानियत पर हमला है। और ये एक सीधी सी बात है, अगर पड़ोस में आग लगी हो तो कोई भी अपने घर में चैन से नहीं बैठ सकता। आस पड़ोस की अस्थिरता किसी भी देश की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होती है। चलिए अब बात करते हैं उस मोर्चे की जो जमीन, हवा या पानी में नहीं बल्कि हमारे सिर के ऊपर अंतरिक्ष में लड़ा जा रहा है। ये भविष्य की लड़ाई है, तकनीक और आत्मनिर्भरता की लड़ाई। देखिए, आज के जमाने में युद्ध का तरीका बदल गया है। अब टैंक और तोपों से ज्यादा जरूरी सैटेलाइट हो गए हैं। आपकी मिसाइल कहां गिरेगी, आपका ड्रोन कहां जाएगा, दुश्मन कहां छिपा है, ये सब कुछ सैटेलाइट से ही कंट्रोल होता है। असली जंग अब अंतरिक्ष में है। यहां एक बहुत दिलचस्प तुलना है। चीन अपनी सेना और मिसाइलों को रास्ता दिखाने के लिए अमेरिका के जीपीएस पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसने अपना बेदो सिस्टम बना लिया है। और ठीक इसी रास्ते पर चलते हुए भारत भी अपनी रणनीतिक आज़ादी के लिए अपना खुद का जीपीएस सिस्टम
नाविक यानी नाविक बना रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब हमारी अपनी आंखें आसमान से दुनिया के हर कोने पर नजर रखेंगी, तभी हम सुरक्षा के मामले में सही मायनों में आत्मनिर्भर और अजेय बनेंगे। असली सुरक्षा अपनी टेक्नोलॉजी से ही आती है। तो इन सारी वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों को समझने के बाद सवाल उठता है कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, संतुलन। तो सार ये है कि भारत को एक ही समय में दो पटरियों पर चलना होगा। एक तरफ हमारी वसुधैव कुटुंबकम की सोच है, जो कहती है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और हमें शांति के रास्ते पर चलना है। वहीं दूसरी तरफ हमें अपनी सैन्य और तकनीकी ताकत को इतना मजबूत करना होगा कि कोई हमारी तरफ आंख उठाकर न देख सके। शक्ति और शांति का यही संतुलन हमें आगे ले जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब पीओके जैसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे सामने आते हैं, तो पूरा देश अपने राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर एक साथ खड़ा हो जाता है। हमें अपनी कूटनीति और अपनी सेना पर भरोसा रखना होगा, जो सही समय पर सही फैसला लेना जानते हैं। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, इस उथल-पुथल से भरी दुनिया में भारत की सबसे बड़ी भूमिका क्या होनी चाहिए? एक शांतिदूत की, एक आर्थिक महाशक्ति की, या फिर एक सैन्य ताकत की? दुनिया के इस मंच पर भारत का सबसे अहम किरदार क्या होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। जय हिंद। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।